नमस्ते दोस्तों। बीते दिनों दिल्ली के अंदर एक बार फिर हिंसा भड़की। यह हिंसा जहांगीरपुरी के इलाके में भड़की। दिल्ली में जब भी हिंसा भड़कती है तो एक शब्द हमें बार बार सुनाई देता है, रोहिंग्या मुसलमान। सबसे पहले तो ये रोहिंग्या मुसलमान की समस्या आखिर है क्या? बहुत सारे जगहों पर, भले ही वो बंगाल हो, बिहार हो या पूर्वोत्तर के राज्य, जब भी वहाँ कोई हिंसा भड़कती है तो इन्हीं रोहिंग्या बांग्लादेशी मुसलमानों की बात होती है। आज हम चर्चा करेंगे मुद्दा जरूरी में, आखिर ये घुसपैठ और रोहिंग्या मुसलमानों की समस्या भारत में कितनी बुरी है, कितनी खतरनाक है। इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता मनीष भाटिया जी। मनीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस चर्चा के अंदर। मनीष जी, बीते दिनों जो दिल्ली के अंदर हिंसा हमने देखी, जिसके अंदर अधिकतर लोग कथित रूप से जो है बांग्लादेशी मुस्लिम्स कहा जा रहा है उनको, या इससे पहले नॉर्थ ईस्ट में एक हिंसा हुई जब अवैध कब्जा हटाने गई थी पुलिस, तो वहाँ भी जो लोग थे वो भी बांग्लादेशी ही थे और वहाँ का भी वीडियो काफ़ी वायरल हुआ जब ये दिखाया गया कि पुलिस कैसे अत्याचार कर रही है। तो ये जो बांग्लादेश से आने वाले जो घुसपैठिए हैं, ये रोहिंग्या मुसलमान हैं, ये समस्या भारत में कितनी आपको खतरनाक कितनी लगती है कि कितनी हमारे देश के लिए नुकसानदेह है? देखिए अमित जी, ये जो मुद्दा है ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है और हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बनता जा रहा है। जिस प्रकार से रोहिंग्या मुसलमान देश के विभिन्न प्रांतों में मुस्लिम बहुल क्षेत्रों के अंदर जाके अपनी जड़ें जमा रहे हैं, वहां के जो लोकल यूथ है उसको प्रभावित कर रहे हैं, वहां की आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों को अपने साथ जोड़ रहे हैं और विदेशों से इनको जिस प्रकार से फंडिंग आ रही है और ये सारे मिलकर एक संगठित तरीके से इस देश के हिंदुओं के खिलाफ, इस देश की संस्कृति के खिलाफ, इस देश की सुरक्षा के खिलाफ एक अभियान छेड़ दिया इन लोगों ने। हमें लगता है कि सरकार को, हर आम आदमी को और प्रशासन को इसका संज्ञान लेना चाहिए और जहां भी इस प्रकार की घटना हो उसको बहुत सख्ती से इनको कुचलना चाहिए, जिससे कि इस तरह की पुनरावृत्ति ना हो और ये हतोत्साहित हो। जिस प्रकार से दिल्ली के अंदर उन्होंने पिछले दिनों में जहांगीरपुरी में ये इस कुकृत्य को करने की कोशिश करी है, उसकी हम भर्त्सना करते हैं। और जिस प्रकार से इन्होंने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा के और इसको एक दंगा देने की एक सुनियोजित ढंग से एक शाम पहले सारे हथियारों को आपस में इकट्ठा करके, लोकल यूथ को इकट्ठा करके जिस प्रकार से दंगा भड़काने की कोशिश करी है, उसको मुझे लगता है कि पुलिस को और न्याय प्रणाली को संज्ञान लेते हुए इसके ऊपर अंकुश लगाना चाहिए और कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। जी मनीष जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि ये जो बांग्लादेशी घुसपैठियों की जो समस्या है, और ये बहुत ही आराम से जो भारत के जो बांग्लादेश के लोग हैं जो यहाँ रोज़ी रोटी के लिए दिल्ली में आते हैं, अपने देश की राजधानी दिल्ली में आते हैं, वो उनके साथ घुल मिल जाते हैं बहुत ही आसानी के साथ। और इसका नुकसान ये होता है कि जो व्यक्ति हकदार है अपने देश में रोज़ी रोटी कमाने का, यानी जो बांग्लादेश से जो यानी जो बंगाल से, पश्चिम बंगाल से भारत के किसी अन्य हिस्से में जाके रोज़ी रोटी कमाना चाहता है, उसको भी बांग्लादेशी घुसपैठिए की नज़र से ही देखा जाता है। वहीं मनीष जी, आमतौर पर देखा गया है कि ये जो बांग्लादेश से आए घुसपैठिए, अवैध रूप से रह रहे जो लोग हैं, इसमें से बहुत सारे रोहिंग्या भी हैं, क्योंकि बांग्लादेश के अंदर रोहिंग्याओं के जो कैंप्स हैं उनमें स्थिति अच्छी नहीं है, तो वो कोशिश करते हैं किसी तरह से सीमा पार करके भारत में आ जाएं और भारत में आके अपना एक, जिसे कह लीजिए, रोजी रोटी का साधन बनाएं। ये लोग कई बार वहाँ से अपराध करके भी आते हैं और अपराध करने के बाद यहाँ पे आके बस जाते हैं। उसके बाद ऐसे बहुत सारे केसेस सामने आए हैं जब किसी अपराध के पीछे जो ये रोहिंग्या लोग हैं ये पकड़े गए हैं या इनका किसी न किसी तरह से कनेक्शन साबित हुआ है। तो ये लोग जो भारत में आते हैं, इनको सरकारों को क्या आपको लगता है किस तरह से रोकना चाहिए और ये किस प्रकार से हमारी अर्थव्यवस्था को खराब कर रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि इनको आज की डेट के अंदर सबसे इजी एंट्री पॉइंट मिलता है, वो मिलता है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार का राजनीतिक दृश्य है, आप समझते हैं कि मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण होता है वहां पर।
और उस ध्रुवीकरण का फायदा पर्टिकुलर कुछ पार्टीज को मिलता है। तो वो इनको इजीली एंटर करने के लिए वहां पर एक प्रोवाइड कराते हैं, एक एक उनको रास्ता मिलता है। वहां पर आने के बाद बड़े आराम से इनका कोई ना कोई किसी ना किसी प्रकार का एक आइडेंटिटी कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड, पासपोर्ट किसी न किसी रूप में ये वहां बनवा लेते हैं। उसके बाद धीरे धीरे स्लीपर सेल के रूप में ये देश के विभिन्न प्रांतों में, देश के विभिन्न भागों में बढ़ जाते हैं और वहां पर जाके ये अपना जो है काम शुरू कर देते हैं। मुझे लगता है कि जब तक इस देश की जितने भी राजनीतिक दल है वो राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत होकर इस प्रकार की तुष्टीकरण की राजनीति, वोटों की राजनीति से जब तक ऊपर उठ के नहीं सोचेंगे, इस समस्या का समाधान होना बहुत मुश्किल है। क्योंकि वोटों की राजनीति के कारण, वोटों के ध्रुवीकरण के कारण उनको इन राजनीतिक पार्टियों का एक तरीके से सपोर्ट मिलता है और सपोर्ट का फायदा उठाकर ये देश विरोधी गतिविधियों में आसानी से अपने आप को चलाने में इस देश के अंदर कामयाब हो जाते हैं। जी, बिल्कुल आपने सही कहा और हम देख भी रहे हैं कि किस प्रकार से जब एमसीडी द्वारा वहाँ पर अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई तो कैसे कुछ राजनीतिक संगठन के लोग वहाँ पर, उसमें ज़्यादातर वही संगठन थे जिनका या तो कभी जो पश्चिम बंगाल है वहाँ पर उनका या तो राज रहा या वहाँ पर वो राजनीति करते हैं, जैसे कि सीपीआईएम या लेफ्ट संगठनों के अधिकारी वहाँ पहुँचे। इसके अलावा कहा जा रहा है कि और भी जो सरकारें हैं अभी वहाँ पर उनके राजनेता वहाँ पहुँच रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जो जिन राजनीतिक दलों का दिल्ली में कोई अस्तित्व नहीं, लेकिन पश्चिम बंगाल की साइड में उनका अस्तित्व है, वो भी इस घटना को जिसे कह लीजिए भुनाने का प्रयास कर रहे हैं, राजनीतिक रोटियां सेकने का प्रयास कर रहे हैं, ये कहकर कि धर्म विशेष के लोगों पर अत्याचार हो रहा है या उनके क्षेत्र के लोगों पर अत्याचार हो रहा है। वो तो इन्हें घुसपैठियाँ मानते ही नहीं हैं और ये बहुत बड़ी एक समस्या है। मनीष जी, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि एक रिपोर्ट के अनुसार सरकार ने ये माना था कि हमारे देश में पिछले 3 साल में 1,10,000 बांग्लादेशी घुसपैठियों के बारे में सरकार को पता चला था। इसके अलावा हज़ारों ऐसे हैं, लाखों ऐसे हैं जो अभी भारत में रह रहे हैं, क्योंकि बहुत साल से धीरे धीरे आ गए हैं। वो लोगों की संख्या सरकार ने बताई जिनका सरकार पता लगा सकी, या जिनका पता नहीं लगा सकी या जो रह रहे हैं वो भी सद्मवेश में बांग्लादेशी घुसपैठिए या हम कहें रोहिंग्या, वो भी हमारे जो हिंदुस्तान के मुस्लिम्स हैं या बांग्लादेश के जो लोग हैं उनके बीच या जो बंगाल के जो लोग हैं उनके बीच में घुल मिल कर रह रहे हैं, उनका भी आंकड़ा एक बड़ी संख्या में आज भी मौजूद है देश के अलग अलग हिस्सों में। और ये लोग कई बार जासूसी जैसे खतरनाक जो षड्यंत्र हैं उनमें भी पकड़े गए हैं। मनीष जी, एक आपसे जानना चाहेंगे कि अभी जिस प्रकार से राजनीतिक पार्टियां दिल्ली के अंदर एकदम से सक्रिय हो गई हैं और इसके ऊपर पूरे देश में ही जो है आज़ान को लेकर, फिर उसके बाद धीरे धीरे बात हुई कि धार्मिक जुलूसों को लेकर, उसके बाद अचानक से बात होना शुरू हुई कि दिल्ली के अंदर जो है दंगा हो गया है। और ये दंगे भी तभी होते हैं जब कोई किसी अन्य देश का राष्ट्राध्यक्ष आता है। ये भी एक कोइंसिडेंस देखा गया है, क्योंकि जब दिल्ली में पिछले साल जो दंगे हुए थे 2020 वाले, जो उसके अंदर भी जो ट्रम्प था, डोनाल्ड ट्रम्प, वो भारत आए हुए थे। अब जो हैं दूसरे जो बोरिस हैं जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री, वो भी इंडिया में आए हुए हैं और यहाँ पर एकदम से तनाव भरी स्थिति पैदा हो गई। तो ये कहीं ना कहीं देश को बदनाम करने की साजिश भी आपको लगती है? देखिए, आप देखेंगे कि पिछले कुछ वर्षों से सुनियोजित तरीके से अलग अलग चीजों को लेके आंदोलन चलाए जाते हैं और उनको कहीं ना कहीं इस तरीके से बनाया जाता है कि उसको इंटरनेशनल मीडिया का कहीं ना कहीं वो मिले और पूरे विश्व के अंदर भारत की जो छवि है उसकी किरकिरी हो। आप देखेंगे जब सीएए चल रहा था तब किस तरीके का माहौल था, उसके बाद किसान आंदोलन आया, दिल्ली के दंगे आए, इसके बाद आपका आप देखेंगे कि इसके पहले जो आपका हिजाब वाला विवाद हुआ, अभी ये वाला विवाद चल रहा है। तो ये किसी ना किसी प्रकार से इन्होंने एक सुनियोजित ढंग से एक अपना प्रोपोगेंडा चलाया हुआ है इस देश के अंदर अस्थिरता पैदा करने का। ये इस देश के निर्माण में, इस देश की प्रगति में किसी प्रकार का योगदान नहीं देते, अपितु ये इस देश की तरक्की के अंदर, इस देश की शांति के अंदर, इस देश के सौहार्द के अंदर जहर घोलने का काम करते हैं। और कहीं ना कहीं जितनी भी असामाजिक गतिविधियां हैं, गैर कानूनी गतिविधियां हैं, उसके अंदर संलिप्त रहते हैं। कभी आतंकवादी गतिविधियों में पाए जाते हैं, कभी ड्रग्स में पकड़े जाते हैं, कभी किसी और तरह के षड्यंत्र में पकड़े जाते हैं, हवाला के अंदर पकड़े जाते हैं। तो मुझे लगता है कि
हमारे देश की जो केंद्र सरकार है उसको बहुत ही एक संजीदगी से इन लोगों का कहीं ना कहीं पैटर्न को समझना चाहिए, और किस प्रकार से इस देश के अंदर आके बच्चे पैदा करते हैं, बच्चे पैदा होने के बाद यहाँ पर उनका ये किसी ना किसी के प्रकार से पहचान पत्र बनाते हैं, लगातार अपनी जनसंख्या को बढ़ाते जा रहे हैं, और जिस सुनियोजित ढंग से ये अपने षड्यंत्रों को चलाने में कामयाब हो रहे हैं, मुझे लगता है कि आने वाले समय में अगर इस समस्या का हमने समाधान नहीं किया तो ये कहीं ना कहीं देश को, पूरे देश को दंगों की लपेट में ना ले लें। तो हमारे को इस देश के अंदर इतने सालों से हम लोग, जितना भी समुदाय है, मुस्लिम समुदाय है, हिंदू समुदाय है, मुझे लगता है कि इक्का दुक्का घटनाओं को छोड़ दिया जाए तो पिछले 10-12 सालों के अंदर इस देश के अंदर दंगे नहीं हुए हैं, जिनको ये जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है पचा नहीं पा रही है। वो कहीं ना कहीं इस देश के अंदर दोबारा दंगे कराना चाहती है, इस देश के हिंदू मुसलमानों को आपस में लड़वाना चाहती है। तो हमारे को बहुत ही समझदारी से इस चीज को समझना पड़ेगा और कहीं ना कहीं इनके षड्यंत्र से अपने आप को बचाना पड़ेगा। जी, बिल्कुल। मैं आपको एक और आंकड़ा, जो भारत सरकार का ही एक आंकड़ा है, राज्यसभा के अंदर 6 मई 1997 को संसद में उस समय के तत्कालीन गृह राज्य मंत्री इंद्रजीत गुप्ता, जो कि सीपीआईएम से थे, कम्युनिस्ट लेफ्ट पार्टी है, उसके एक नेता थे। उन्होंने स्वीकार किया था कि देश के अंदर 1 करोड़ बांग्लादेशी रह रहे हैं, 1 करोड़ बांग्लादेशी 1997 में। और ये बात लेफ्ट पार्टी के एक नेता एचडी देवेगौड़ा की जो सरकार थी उस समय पे, जो गृह राज्य मंत्री थे, उन्होंने ये बात स्वीकार करी। और आज हम देखते हैं इतने साल हो गए और दावा किया जा रहा है कि आज जो है ये 3 करोड़ तक संख्या पहुंच चुकी है। जो हमने पश्चिम बंगाल में जब चुनाव हुए उस समय दावे किए गए थे कि ये संख्या भारत में 3 करोड़ से ऊपर है। तो 3 करोड़ से अगर हम मानते हैं 97 में 1 करोड़ से ऊपर, और आज अगर 3 करोड़ से ऊपर है, तो एक तरह से ये बहुत बड़ा बोझ हमारे देश के अंदर है। और ये लोगों की कभी भी लॉयल्टी, या हम कहें कि देश के प्रति समर्पण, हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते, हम मान ही नहीं सकते कि कभी इस देश के लिए अपने लिए कुछ करेंगे या कर सकते हैं, क्योंकि ये तो अपना इनका एक देश बांग्लादेश था, उसको छोड़कर आज ये भारत में आके बस गए। तो ये जो पार्टियों का रुख अचानक से बदल जाता है कि सीपीआईएम के नेता जब गृह राज्य मंत्री होते हैं तो वो कहते हैं कि भारत में 1 करोड़ से अधिक मुस्लिम्स जो हैं, बांग्लादेशी मुस्लिम्स यहाँ रह रहे हैं, और आज जो है वही सीपीआईएम या वही पार्टियां जो हैं इस बात को नकारने लगती हैं। तो मनीष जी, ये जो चीज़ है सबसे ज़्यादा खतरनाक आज की, मेरे को लगता है चर्चा के अंदर भी हमने बात ये जो करी कि ये जो राजनीतिक तुष्टीकरण है और एक जिसे कह लीजिए वोट की राजनीति, और हम सबसे बड़ी बात ये देख रहे हैं कि इस पूरे दंगे के अंदर पार्टियों का एक तरह से एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रही हैं। जो उसका मुख्य आरोपी है वो कभी एक पार्टी की टोपी पहन के खड़ा है तो कभी दूसरी पार्टी की टोपी पहन के खड़ा है। तो इसके अंदर मनीष जी, मेरे को ये लगता है कहीं ऐसा तो नहीं कि ये लोग जो पार्टियां हैं, पार्टियों का चोला ओढ़कर, हम पार्टियों को भी गलत नहीं कहेंगे, सब पार्टियां देश के लिए काम कर रही हैं, कुछ पार्टियां किसी प्रकार की विचारधारा से कर रही हैं, लेकिन हो सकता है कुछ लोग ये पार्टियों की आड़ में ही अलग अलग तरह से अपना धंधा चमकाने के लिए और आज दंगा कर रहे हैं। ये आप देखिए, पिछले दंगे के अंदर तो सीधा सीधा आप देख सकते हैं कि आम आदमी पार्टी के विधायक, तो हम कर ही रहे हैं। इस दंगे में भी ये जो आरोपी सामने आया वो कभी आम आदमी पार्टी की टोपी में है तो कभी भाजपा की टोपी में। मैं यही कह रहा हूं कि इस प्रकार के लोग कहीं ना कहीं राजनीतिक आश्रय लेने के लिए उन पार्टियों के नेताओं को एक कन्विंस करने के अंदर कामयाब होते हैं कि हमारे पास इस क्षेत्र के 2000, 5000, 10,000 वोट हैं, और कहीं ना कहीं 2000, 5000, 10,000 वोटों के लालच में ये राजनीतिक पार्टियां इन लोगों को महत्व देती हैं, इन लोगों को किसी ना किसी प्रकार से कोई पद देती हैं, और उस पद के लालच में ये आके और किसी ना किसी प्रकार से वहां के प्रशासन में, पुलिस में अपनी पैठ बनाकर अपने गैर कानूनी गतिविधियों को बहुत आसानी से अंजाम देते हैं, दबाव बना पाते हैं। तो ये मैं तो कह ही रहा हूं कि जितने भी हमारी राजनीतिक पार्टियां वोटों के लालच में कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से इस देश की जो आंतरिक सुरक्षा को बहुत बड़ा खतरा पहुंचा रही है। तो हम आम आदमी का कर्तव्य बनता है कि इस प्रकार का दबाव इन पार्टियों पर बनाए कि कोई भी इस तरीके की पृष्ठभूमि का अगर उनके पास कार्यकर्ता, उनका नेता या अधिकारी पकड़ा जाता है तो उसका कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के ऊपर, पब्लिक डोमेन के ऊपर पुरजोर विरोध होना चाहिए, उसको कंडेम करना चाहिए। बड़ा एक दुखद ही है कि अगर दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं किसी भी देश के किसी भी राज्य में
कोई भी घटना घट जाती है उसके ऊपर बयान देने में, उसके ऊपर कहीं ना कहीं अपनी राय देने में हर जगह वो आ जाते हैं सामने। परंतु दिल्ली के अंदर इतना बड़ा दंगा हो गया और जी। उस दंगे को जवाब देने के लिए उनके पास कोई शब्द ही नहीं है, किसी तरह का कोई वक्तव्य ही नहीं आया उनका अभी तक। जी, बिल्कुल आपने सही कहा। ये जो बात है कि राजनीतिक पार्टियों के आखिर जो बात निकलती है वो यही निकलती है कि राजनीतिक दलों की जो राजनीति है वो घूम फिर के इन्हीं घुसपैठियों के आसपास घूमना शुरू हो जाती है। ख़ास तौर पर दिल्ली में देखा गया है कि जब उनको सीएए का मुद्दा असम के अंदर था या सीएए का कानून पास किया गया तो उसके वो पढ़े बगैर ही दिल्ली के अंदर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एकदम से एक बवाल करना शुरू कर दिया, सड़कें जाम कर दी और धीरे धीरे वो दंगे का रूप ले लिया उसने। उस दंगे ने जो दिल्ली के अंदर जान माल का नुकसान एक तो हुआ, उसके बाद दुनिया भर में भारत की जो रेपुटेशन थी वो भी खराब हुई और आज हम देख रहे हैं वो 3 साल बीत चुके हैं, लेकिन किसी को भी उस सीएए के तहत ना तो उस तरह की कोई चीज़ की गई, ना किसी की नागरिकता गई। आज वो लोग कहाँ हैं जो दंगे के कर रहे थे, जो धरना प्रदर्शन कर रहे थे और आज सीएए का जो बिल है वो भी आज भी लागू है। उसी के तरह हम देखते हैं जब भी बात होती है इन बांग्लादेशी जो शरणार्थी हैं, रोहिंग्या मुसलमान हैं, उनको यहाँ से हटाने की, तो धर्म विशेष की जो एक तरह से सहानुभूति काफ़ी बढ़ जाती है। वो ना जाने कहाँ से सहानुभूति और विक्टिम कार्ड लेके आ जाता है। तो मनीष जी, आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि पहले सीएए का जो बवाल खड़ा किया गया वो भी घूम फिर के इसी बांग्लादेशी या घुसपैठ को लेकर ही था और इन रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर ही था और यही कहा जा रहा था कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। आज ये दंगा हुआ, दंगे के अंदर जो नाम आ रहे हैं वही रोहिंग्या मुसलमान हैं, वही बांग्लादेशी हैं और फिर ये कहा जा रहा है कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। तो इसमें कहीं न कहीं धर्म का भी बहुत बड़ा हाथ आपको लगता है कि भारत के अंदर धार्मिक रूप से जो मुसलमान हैं वो भी एक तरह से उनका सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए, इस देश के अंदर अभी तक जो राजनीति हो रही थी, तुष्टीकरण की राजनीति हो रही थी और इस देश के मुसलमानों को खुश करने के लिए हर चीज का हर तरीके से इस देश की जो सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था। परंतु पिछले 7-8 सालों से उस पैटर्न में बदलाव आया है। इस देश के अंदर सभी नागरिकों को समान रूप से सभी अधिकारों को देने की बात चल रही है, किसी का कोई तुष्टीकरण नहीं हो रहा। उससे कहीं न कहीं जो मुस्लिम समाज के धर्म के ठेकेदार बने थे, उनकी दुकान पे चोट लगी है। उनके किसी ना किसी प्रकार के जो सरकार से उनको लाभ मिलते थे, किसी ना प्रकार से उनको पद मिलते थे, कहीं ना कहीं इनको रिवार्ड्स मिलते थे, वो मिलने बंद हो गए हैं। तो वो कहीं ना कहीं उस चीज की वजह से इस देश के माहौल को बिगाड़ रहे हैं और जो विदेशी शक्तियां हैं, जो पाकिस्तान है, बांग्लादेश के लोग हैं, वो कहीं ना कहीं इस देश के अंदर आके अपने एजेंडे को इन लोगों के माध्यम से, जिनको कहीं ना कहीं तुष्टीकरण से लाभ मिल रहा था, जो अब नहीं मिल पा रहा है, वो कामयाब हो रहे हैं अपने एजेंडे को चलाने में। ये मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा कारण है इस देश के अंदर इस प्रकार की चीजों की बार बार पुनरावृत्ति होने का। जी, बिल्कुल और ये जो कारण है आज धर्म की राजनीति, धर्म के साथ जो राजनीति जोड़ दी गई है, ये एक ऐसा मुद्दा बन गया है हमारे देश के अंदर कि किसी भी व्यक्ति को अगर कुछ भी कह दे पुलिस वाले तो उसको एक तरह से विक्टिम कार्ड खेलने का मौका मिल जाता है कि मैं नहीं, मैं मुसलमान हूँ, तो मुझे ये पुलिस प्रताड़ित कर रही है, सरकार प्रताड़ित कर रही है या कुछ भी और उसका एक बारी कहना और सोशल मीडिया ने एक ऐसा रोल प्ले करना शुरू कर दिया है कि वहाँ पर कुछ भी किसी भी व्यक्ति को कोई भी बंदिश नहीं है, वो कुछ भी अपनी आज़ादी है बोलने की और वो वहाँ पे कुछ भी बोल सकता है। वो अपने आप को कुछ भी दिखा सकता है और बाद में जब जांच होती है और सामने आता है तो उसका रूप ही कुछ और होता है। तो ये सब चीज़ें जो भारत के अंदर है, वो आज एक तरह से ज़हर की तरह धीरे-धीरे हमारे देश में फैलती चली जा रही है और हमारे देश को खोखला कर रही हैं और ख़ास तौर पे ये जो बांग्लादेश से आने वाले शरणार्थी हैं, ख़ास तौर पर रोहिंग्या मुसलमान जो कि काफ़ी ज़्यादा अपराधों में लिप्त रहते हैं और काफ़ी ज़्यादा ऐसी गतिविधियां जो कि हमारे देश को कमज़ोर करती हैं, उसके अंदर ही उनका कार्य होता है। वो कहीं भी इकोनॉमिकल जिसे कह लीजिए कंट्रीब्यूशन हमारे देश में नहीं देते, वो कुछ भी इकोनॉमिकल कंट्रीब्यूशन नहीं देते, बल्कि यहाँ से पैसा लेकर उनके जो बचे हुए रिश्तेदार बांग्लादेश में हैं उनको भेजते हैं। तो आप समझ सकते हैं इससे भारत का एक तरह से नुकसान भी होता है क्योंकि हमारी जो फॉरेन करेंसी है वो वहाँ जाती है, हमारी करेंसी भी कम होती है। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं देश के लिए नुकसानदेह होती है। तो ये हमारे देश की जो राजनीतिक दल हैं उनको समझना होगा कि
कहीं ना कहीं ये देश के लिए एक तरह से नासूर ना बन जाएं, जैसा कि आज मनीष जी ने भी कहा कि ये एक लंबे समय से चलती चली आ रही चीज़ है और ये धीरे धीरे बढ़ रही है। मनीष जी, आज आप हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा करने के लिए। दोस्तों, कल फिर मुलाकात होगी एक नए विषय और एक नए मुद्दे के साथ। आज मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्ते।